हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस सेशन में हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये एक डिवाइस है जिससे हम करंट मेज़र कर सकते हैं। किसको मेज़र कर सकते हैं? करंट मेज़र कर सकते हैं। ये करंट को कैसे मेज़र करेगा? अ डिवाइस फिटेड इन सर्किट। तो हम इस डिवाइस को सर्किट में फिट करेंगे तो ये जो डिवाइस है वो करंट को सेंस करती है। क्या करती है? सेंस करती है और उसको मेजर भी करती है। पर इसके लिए हमको इस डिवाइस को सर्किट में सेट करना पड़ेगा। जैसे हमारी कोई सर्किट है, उसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो उस सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर को सेट कर देंगे तो वो उसमें से जो करंट पास होता है उसको सेंस भी करता है कि करंट उसमें है कि नहीं, और अगर करंट है तो उसको मेजर भी करता है। ये कैसे सेंस करेगा, कैसे मेजर करेगा? तो ये जो डायग्राम है वो किसका है? गैल्वेनोमीटर का। दिस इज गैल्वेनोमीटर। ओके, ये पूरा डायग्राम किसका है? गैल्वेनोमीटर का। ये देखिए, इसमें अलग अलग हम समझते जाएंगे इसको। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है, ये आप देख रहे हो इंडिकेटर, दिस इज इंडिकेटर। वो इंडिकेटर से हम करंट को मेजर करेंगे। दिस इज इंडिकेटर। ओके, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इसको नोट कर लेते हैं कि ये किसके लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है इसमें अ डिवाइस टू, देखिए, अ डिवाइस टू सेंस एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इस डिवाइस से हम करंट को सेंस भी कर सकेंगे और मेजर भी करेंगे। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, अब एक कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? विच प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर वर्क? तो ये जो है हमने इसके आगे के वीडियो लेक्चर में देखा, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि टॉर्क क्या होता है। तो इट वर्क्स ऑन, it works on the principle of torque, on the principle of torque. ओके, डेवलप्ड, पूरा लिखेंगे इसको, इन अ करंट कैरिंग कॉइल, current carrying coil kept in magnetic field, kept in magnetic field. ओके, और ये इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। हमने आगे के वीडियो लेक्चर में देखा कि कॉइल कैसे रोटेट होती है। तो कॉइल जब रोटेट होती है तो कॉइल रोटेट होना किससे हमको मिलता है? टॉर्क से। तो ये जो टॉर्क है उस प्रिंसिपल पे एक गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, क्योंकि बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या है? एक कॉइल है। ओके, दूसरा एक प्रिंसिपल यहाँ पे हमको ये यूज करना है कि प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हम किसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे? तो इसको पहले समझना है यहाँ पे कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज नॉर्थ मैग्नेट, दिस इज साउथ मैग्नेट।
और नॉर्थ और साउथ के बीच में हमने एक कॉइल रखी है, एक कॉइल रखी है। एक कॉइल जब रोटेट करेगी तो हमको ऐसे मिलती है, एक कॉइल क्या करी है, रोटेट करती है तो हमको ऐसे मिलती है। ओके, अब यहाँ पे हमको समझना है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को समझिए, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर? तो देखिए हमारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। जैसे हमारे पास एक ऐसे बॉटल होती है या जो ग्लास होता है हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, ऐसा एक सिलेंडर है। अब अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से काटता हूं, बीच में से काट दूंगा, देखिए इस सिलेंडर को अगर मैं यहां से काटूंगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट कैसा होगा? तो देखिए इसको हम बनाने को यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये जो है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर ए अंदर का ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये दोनों को हमने बीच में से काट दिया, मतलब इसको काट दिया तो ये पूरा ऐसे ही होता है ऐसे, और ये भी पूरा ऐसे होता है, ऐसे मिलेगा। तो ये हमने, ये क्या है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर को हमने बीच में से काट दिया तो हमको ऐसे मिलता है। अब क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम, जो हमारा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ का, उसके बीच में इसको रख देते हैं। देखिए इसको हम इसके बीच में कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमको यहाँ से यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर रख दिया और इस सिलेंडर को हम अगर बीच में से काटेंगे ऐसे, तो ये हमको ऐसे दो पार्ट्स में मिलेगा, जैसे ऐसे दो पार्ट्स में मिलेगा। ओके, एक के अंदर पूरा ऐसे हो जाएगा और दूसरे के अंदर पूरा ऐसे हो जाएगा। जैसे इसको और क्लियर करेंगे तो देखिए ये हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको समझना है अच्छे से, तो जाके हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा। इसको काटेंगे तो ये ऐसे, और इसको काटेंगे तो ये थोड़ा ऐसे कर्व है ऐसे, और इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ऐसे ऐसा मिलेगा। तो जब इसको हम ऐसे काट देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। अब इसके बीच में हम सिलेंडर को रख सकते हैं, ये ऐसा हो गया। अब इसके बीच में हम एक सिलेंडर को रख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर है आयरन का, इसको हम इसमें रख सकते हैं। ओके, इसको इसमें रखेंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम इसमें रखेंगे तो ये हम यहाँ से और आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ये हमको ऐसा दिखेगा। ओके, ये जो है नॉर्थ और ये जो है वो साउथ। अब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, बीच में स्ट्रेट, और यहाँ पे ऐसे होती है। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देख रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमको यहाँ पे कैसे मिलेगी, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए इसको, ये इसके अंदर हमने जो सिलेंडर रखा है वो सिलेंडर इसको सटीक होता है, इसको टच करके होता है, पर हमने यहाँ पे समझने के लिए इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ की, यहाँ से ऐसे, ऐसे। अब ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए
ये सारी क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, यहाँ पे है तो ऐसे एक जाएगी नॉर्थ टू साउथ। पर हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमको ऐसे दिखती है पर ऐसे होती नहीं है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो कैसे जाएगी यहाँ से? तो देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमको ऐसे मिलेगी, इसको अच्छे से समझना। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिलेगी आपको, तो यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ये यहाँ से ऐसे जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है इस डायरेक्शन में, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है ऐसे, ये इस डायरेक्शन में हमको मिलती है, ऐसे ऐसे गई और ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, एक दूसरे को नहीं काटेगी। बरोबर है, ये समझ में आया? तो हम जब इसको देखते हैं तो हमको वो ऐसे दिखती है पर होती नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं काटती है। बरोबर है। अब यहाँ पे इसको फिर से हम इरेज करेंगे क्योंकि सिर्फ समझने के लिए है, हमको जो समझना है वो यहाँ पे अब क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से। अब इसमें देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने लिया, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, और ये क्या है, एक कॉइल है। ओके, अब एक कॉइल की क्या थी, विड्थ, आगे के लेक्चर में आपने देखा है, और ये क्या था, लेंथ। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे था, ऐसे, नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ए एंगल अल्फा था और ए एंगल क्या था, थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके क्या था, नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, ऐसे। अब अगर ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमको यहाँ पे ऐसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अभी आपने देखा कि हम एक इसके ऊपर से नहीं जाएगी, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऐसे। अगर ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो रहा है हर टाइम, 90 डिग्री। तो यहां पे हम नोट करते हैं, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट। यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रोटेट होती है, कैसे मतलब ये जो लाइन थी वो रोटेट होती है, क्यों रोटेट होगी, तो ये जो ये गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल है वो क्या करता है, रोटेट करता है। किससे रोटेट करेगा, क्योंकि इस पे टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। बट हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है भाई, 1 होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, एन आई ए बी, ये हो गया। अब ये कौन से पॉइंट के लिए हुआ, किस पॉइंट के लिए ये टॉर्क कितना मिला, तो हर पॉइंट के लिए। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, एक कॉइल जो है जैसे रोटेट करता है इस पाइवट के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हर पॉइंट पे आपको टॉर्क कितना मिलेगा, इतना मिला, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, मतलब एन आई ए बी, इतना टॉर्क मिला। ओके, अब यहां पे देखिए ये जो टॉर्क है वो टॉर्क नॉर्मल रहता है, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। यहां पे टॉर्क डिपेंड ऑन
टॉर्क डिपेंड ऑन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो नॉर्मल रहेगा। ओके, अब यहां पे समझिए इसको, जब हम इसको यहां पे नोट करते हैं तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में एक हमने क्या रखा है, सिलेंडर, मतलब सॉरी, ये क्या है, तो एक कॉइल है, और ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट हमने कैसे रखे हैं, सिलेंडर मैग्नेट। ये आप देख रहे हो कौन से मैग्नेट है, सिलेंडर मैग्नेट। क्यों सिलेंडर मैग्नेट रखे, क्योंकि सिलेंडर मैग्नेट रखने से इसके अंदर हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो टॉर्क में ए एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो हमने ए सिलेंडर मैग्नेट रखे। अब ए पाइवट है, ए क्या है, पाइवट एक्सिस है, जिसके अराउंड ए जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट करेगी। ओके, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे भी रोटेट कर सकती है, जरूरी नहीं है। और इसके साथ में ए हमने एक स्प्रिंग लगा रखा हुआ है। ए क्या है, दिस इज स्प्रिंग, ये आप देख रहे हो, दिस इज क्या है, स्प्रिंग। और ए रिजिड फ्रेम है, ए क्या है, फ्रेम, जिस ए पूरा फ्रेम गैल्वेनोमीटर हो, मतलब पूरा एक सर्किट होता है, इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है। और ए हमारा कॉइल है, देखिए ये हमारा क्या है, कॉइल, और ये आयरन कोर है, आयरन कोर, और ए मैग्नेट रखे हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। और यहाँ पे ए T2 और T1, ए क्या है, टर्मिनल, क्या है, टर्मिनल, यहां से ए। ओके, ए टर्मिनल है, तो टर्मिनल के साथ हम बाहर का कोई एक्सटर्नल सर्किट ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो कॉइल है वो रोटेट करती है, हर पॉइंट पे वो कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो ये जैसे कॉइल रोटेट करती है, इसके साथ स्प्रिंग भी ऐसे घूमता है, स्प्रिंग देखिए ऐसे घूमता है। ओके, स्प्रिंग ऐसे घूमेगा, तो जैसे जैसे इसके अंदर स्प्रिंग घूमता जाता है, मतलब स्प्रिंग कब घूमेगा, व्हेन कॉइल इज रोटेट स्प्रिंग इज ऑल्सो रोटेट। तो स्प्रिंग रोटेट करता है और क्या होता है, टाइट होता है, धीरे धीरे वो टाइट होता है। कि कब तक वो टाइट होता जाएगा, जब तक जो कॉइल है वो रोटेट करेगी तब तक। तो एक टाइम पे वो अपना पूरा सर्कल ऐसे घूम जाता है, फिर नहीं घूम सकता, तो वो क्या करता है, वापिस अपनी मोशन में आएगा। तो फिर वो स्प्रिंग क्या होता है, लूज होता है, पहले ऐसे टाइट होता, फिर कैसे होगा, लूज होगा। समझ में आएगा आपको। ओके, अब यहां पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, मतलब डिस्क्रिप्शन और डायग्राम में हम इसको क्या कैसे नोट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन और डायग्राम में इसको समझना कि यहां पे इसको देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अगर हमको लिखना है तो देखिए यहां पे नोट करते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम में हम इसमें क्या नोट कर सकते हैं, तो देखिए इट हैज अ कॉपर कॉइल, तो देखिए यहां पे इट हैज अ कॉपर कॉइल wound on metal frame, wound on metal frame, resting on a soft iron, resting on a soft iron cylindrical core, cylindrical core. It has pivots on, it has pivots on both side, both side
resting on a frame. Resting on a frame. Now it is free to rotate. Now it is free to rotate about its axis. About its axis. It is fixed with a spring. It is fixed with a spring, which can create a counter torque when coil rotate. Which can create a counter torque when coil rotate. When coil rotate. यहां पे देखिए, ये जो हमने इसमें कैसे रखा इसको, तो एक जैसे प्लास्टिक की डिश होती है, ओके, तो उस एक जैसे स्ट्रे होता है, उसको हमने उस पे ऊपर वायर को वाउंड कर दिया, पूरा वायर को लपेट दिया और उसको सिलेंडर के साथ रख दिया और उस पूरे सिलेंडर को हमने इसके अंदर रख दिया ऐसे, ओके। अब इसके साथ ये जो स्प्रिंग है वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक कॉइल रोटेट करता है, स्प्रिंग क्या होता है, काउंटर टॉर्क क्रिएट करता है, क्योंकि स्प्रिंग भी रोटेट होगा, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉइल इज, देखिए यहां पे, दिस कॉइल is free to rotate in a radial magnetic field. Rotate in a radial मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर हर पॉइंट पे ए एंगल 90 डिग्री है तो हमको टॉर्क कितना मिलने वाला है, हर पॉइंट पे ए एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमारा टॉर्क कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये जो टॉर्क है इतना मिलेगा। जब टॉर्क इतना मिलता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर पॉइंट पे एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री बाय सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। तो देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय cylindrical magnets, ओके, ये समझ में आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो उसके एंड थे, एंड T1 एंड T2 आर टर्मिनल, ओके। उसके साथ हम एक्सटर्नल सर्किट को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। टर्मिनल एंड कनेक्टेड एक्सटर्नल सर्किट,
ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो टॉर्क क्रिएट होता है, फिर से यहां पे देखिए, ये जैसे कॉइल रोटेट करती है, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, ये स्प्रिंग टाइट होगा और उससे हमको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। ये इसका टॉर्क तो फिक्स हो गया, कितना, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, पर ये क्या क्रिएट करेगी, काउंटर टॉर्क क्रिएट करेगी, बरोबर है। पहले एक बार फ्लिट हो जाएगी, फिर ऐसे लूज होगी, ऐसे इसके साथ वो भी मूव करती है। अब देखिए, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसका वर्किंग मेथड क्या है, ये वर्किंग कैसे करती है, तो इसमें इसका थोड़ा बहुत वर्किंग प्रोसेस देखना। यहां पे देखिए, ये वर्किंग प्रोसेस है। तो वर्किंग प्रोसेस में हमको क्या लिखना है, व्हेन करंट इज अलाउड टू फ्लोइंग द कॉइल विच इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें, व्हेन करंट is allowed to flowing या तो to flow in the coil which is kept in the magnetic field, which is kept in the magnetic field, a fixed torque is created in it। ओके, फिक्स टॉर्क क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, और एक कौन क्रिएट करेगा, कॉइल। ओके, ड्यू टू दिस टॉर्क when it rotate the spring gets tightened up। देखिए यहां पे, ड्यू टू दिस टॉर्क spring rotate and यहां पे ये क्या होगा, टाइट होगा। ओके, और ये जो रोटेशन है उससे हमको ये टाइट होगा। तो देखिए फिर से यहां पे ये स्प्रिंग टाइट होता है। अब इसमें हमको समझना है कि ये जैसे जैसे टाइट होगा तो ये हमको यहां से इंडिकेट करेगा, बरोबर है। अब ये कितना टाइट होगा वो हम देखते हैं उसकी कैलकुलेशन मेथड में। तो देखिए, अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए, कैलकुलेशन समझने के लिए आपको और लिखना है वर्किंग में। देखिए कैलकुलेशन, अब टॉर्क क्रिएटेड बाय कॉइल ए कितना है, फिक्स। देखिए, टॉर्क क्रिएटेड बाय कॉइल, टॉर्क created by coil is equal to NIAB। This is the torque created by coil। अब जैसे कॉइल रोटेट करेगा तो इसका टॉर्क तो फिक्स है, पर इसके साथ जो स्प्रिंग काउंटर टॉर्क क्रिएट करती है वो कितना है, वो टॉर्क कितना है। तो यहां पे देखिए, वो टॉर्क के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। वो जब टॉर्क क्रिएट करेगी, तो वो जब टॉर्क क्रिएट करती है तो वो कितना होता है, तो टॉर्क क्रिएट करेगी। तो टॉर्क में यहां पे समझिए हमको दो पॉइंट समझने हैं। एक पॉइंट जो है कि टॉर्क किससे क्रिएट होता है, तो टॉर्क क्रिएट होता है करंट से। पहले कॉइल किससे रोटेट होती है, व्हेन करंट फ्लोइंग इन सर्किट देन कॉइल इज रोटेट। तो कॉइल रोटेट होती है किससे, करंट से। और ये जो जैसे कॉइल रोटेट होगी तो यहां पे देखिए, ये जो इंडिकेट है
वो हमको यहाँ पे एंगल चेंज करेगा। एक कभी कभी इंडिकेटर यहाँ पे होता है, हमको यहाँ पे दिखाएगा, कभी कभी इंडिकेटर यहाँ पे होता है, तो एक इसको चेंज करता है, एंगल को चेंज करता है। तो एक कैलकुलेशन जो है गैल्वेनोमीटर की वो किस पे डिपेंड करेगी? तो कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन करंट एंड, और किस पे डिपेंड करेगी? तो ये जो डिपेंड करती है करंट और एंगल, किस पे डिपेंड करेगी? करंट और एंगल। तो देखिए, जब 1 डिग्री एक इंडिकेटर ऐसे मूव करता है तो कितना करंट? 1 एम्पियर मान लेंगे। 2 एम्पियर के लिए 2 डिग्री ए रोटेट करेगा जो इंडिकेटर है। तो ये जो स्प्रिंग है इसका हमने एक कांस्टेंट ले लिया। स्प्रिंग हैज टॉर्क कांस्टेंट के, और यहां पे हमने नोट कर दिया। देखिए, सपोज स्प्रिंग हैज टॉर्क कांस्टेंट इज इक्वल टू के। अब ये जो रोटेशन करेगी, देखिए अब ये कितना रोटेट करेगी, यहां से एक पॉइंट समझना है। इसको यहां से समझिए, इसका टॉर्क है, ये जो कॉइल है इस कॉइल का टॉर्क है 100। कितना है? 100। तो इस स्प्रिंग का टॉर्क हुआ 20, इसका तो फिक्स है 100। अब इसका टॉर्क हुआ 40, इसका टॉर्क हुआ 60, अब इसका टॉर्क हुआ 100। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि इसका जितना टॉर्क था उतना इसका हो गया। अब ये इससे ज्यादा रोटेट नहीं हो सकती। अब इससे वो क्या होगी? लूज होगी, बरोबर है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक टॉर्क कांस्टेंट क्रिएट किया कि 1 डिग्री के लिए 1। तो अगर ये जो स्प्रिंग है वो 5 डिग्री तक रोटेट होती है तो ये कितना होगा? K5। ओके, तो यहां पे देखिए, बैलेंस करने के लिए सपोज द रोटेशन इज बैलेंस्ड, the rotation is balanced after turning by an angle फाइव। जैसे ये 5 डिग्री तक रोटेट करेगा, ये जो स्प्रिंग है वो 5 डिग्री तक रोटेट करेगी, उसके बाद इसका जितना टॉर्क है उतना होगा, तो कितना एंगल बनाएगी? 5। तो यहां पे देन काउंटर टॉर्क बाय स्प्रिंग इज कितना होगा? देखिए, देन काउंटर टॉर्क बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू K5। अब ये जब बैलेंस्ड होगी, व्हेन टॉर्क एंड काउंटर टॉर्क आर बैलेंस्ड, टॉर्क के कौन क्रिएट करेगा? कॉइल, और काउंटर टॉर्क स्प्रिंग। ये जब बैलेंस्ड हो गए तो इसका बैलेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB। ओके, और काउंटर टॉर्क कितना है? K इंटू 5। तो यहां पे देखिए, करंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा यहां से? देयरफॉर करंट इज I इज इक्वल टू, करंट I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू 5। ये फॉर्मूला मिला करंट का। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। चलिए, ये फॉर्मूला मिला। ओके, अब यहां से क्या होगा? K अपॉन NAB 5, इसमें देखिए ये क्या है? K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। 1 डिग्री के लिए इतना,
तो 2 डिग्री के लिए कितना, 3 डिग्री के लिए कितना, वो हम निकाल सकते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑल आर कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए सिंस यहां पे देखिए K अपॉन एन ए बी all are constants of galvanometer design, all are constant for galvanometer। तो इसकी जगह पे K अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू हम क्या बनाएंगे इसको, दिस इज G। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, G। तो हमको नया फॉर्मूला क्या मिला, I इज इक्वल टू, ये देखिए I इज इक्वल टू G इंटू 5, I इज इक्वल टू G इंटू 5। तो यहां से हमको नया रिलेशन मिला कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। इफ करंट इज अ 5 टाइम्स, तो एंगल कितना बन जाएगा, 5 टाइम्स। इफ करंट इज 6 टाइम, एंगल कितना होगा, 6 टाइम। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें करंट और ये कैसे चेंज होगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गैल्वेनोमीटर में हमको एंगल मिला 5 डिग्री, तो करंट एक गैल्वेनोमीटर में, जैसे यहां पे देखिए इस गैल्वेनोमीटर में एंगल है 10 डिग्री, कितना, 10 डिग्री। तो इसमें हमको करंट दिखाया 1 एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर। यहां पे हमको करंट मिला 1 एम्पियर। डिग्री कितना था, 10 डिग्री, तो 1 एम्पियर। तो जब इसमें 20 डिग्री होगा तो एक करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। जब इसमें 30 डिग्री होगा तो करंट कितना होगा, 3 एम्पियर। ये जो एंगल है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, डिग्री किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जितना है डायरेक्ट उतना ही हम करंट मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आएगा आपको। तो ये आप हमको इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अब यहां पे ये जो गैल्वेनोमीटर है, हम करंट मेजर करने के लिए एमीटर भी यूज कर सकते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर करंट। पर हम गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी क्या है, इसमें देखिए यहां पे सेंसिटिविटी, इसको अच्छे समझना। सेंसिटिविटी को हम यहां पे नोट करते हैं, यहां पे दिस इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जो जल्दी से सेंस कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में यहां पे देखिए इसमें कितनी और किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। देखिए सेंसिटिविटी को हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। पहले इस सेंसिटिविटी की बात करते हैं। देखिए हमने आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है। एक गैल्वेनोमीटर में हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाया, कितना, 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसने हमको इतना सेंस करके दिया। जैसे हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाया, ए रोटेट होता है 1 डिग्री। दूसरे गैल्वेनोमीटर में हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाया तो ए रोटेट हुआ 5 डिग्री। तो कौन सा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, सेकेंड वाला, क्योंकि वो 1 डिग्री में कितना रोटेट कर रहा है, 5 डिग्री। तो सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन मींस रोटेशन, तो सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ओके, इज करंट सेंसिटिविटी।
इज करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करंट सेंसिटिविटी का? तो करंट I और सेंसिटिविटी के लिए S, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो 5/I। ओके, अब यहां से 5 का फॉर्मूला क्या है? 5 का फॉर्मूला क्या था? यहां से निकालिए INAB/K। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एक्सक्यूज मी, यहां पे देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, यहां से 5 को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये क्या हुआ NABI/K। तो NABI अपॉन क्या हो जाएगा K, और ये नीचे I तो है, तो AI। अब यहां से देखिए I कैंसल हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या मिला? NAB/K। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB/K। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। ओके, एक करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिला हमको। चलिए अब यहां पे इसको थोड़ा और समझते हैं कि करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतने करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो भी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो इसको हम बोलेंगे बेटर करंट सेंसिटिविटी, बेटर सेंसिटिविटी। बेटर सेंसिटिविटी। ओके, तो ए हो गई। अब यहां पे इसके बाद देखिए और एक पॉइंट समझना है, और उसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां पे देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? तो Vs इज इक्वल टू, देखिए ये I था, अब यहां पे वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम इसमें क्या फॉर्मूला रख सकते हैं? तो एक करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिव क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। 5 का फॉर्मूला क्या है? NABI, और नीचे क्या था K, और यहां पे V की जगह पे क्या रखेंगे? I/R। ओके, तो यहां से A कैंसल हो गया, A क्या आया? NAB/K, और यहां पे 1/R। पर NAB/K तो क्या है? करंट सेंसिटिविटी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी इंटू 1/R। ओके, ये क्या मिला आपको? वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? ये आपको याद रखना है अच्छे से, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगी? जब रेजिस्टेंस लेस होगा तब, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस लेस कब होगा? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल, रो, R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। ए क्या फॉर्मूला मिला हमको, इसमें क्या कौन क्या है वो आपको अच्छे से समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर, और एक गैल्वेनोमीटर हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं किसी सर्किट में, तो ये हमको अच्छे से रिजल्ट मेजर करके देता है। ओके, और ये इंडिकेटर है, वो इसको हम स्केल को इंडिकेट करता है, कितना करंट है वो दिखाता है, और कितने एंगल मूव करता है वो डिग्री भी हमको यहाँ पे दिखाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर।
तो आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है और इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।